गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी स्थिर विद्युत्की के जो चैप्टर अपन पढ़ रहे हैं उसमें हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ तक का अध्ययन कर चुके थे। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या थी, कैसे होती है, उसकी दिशा क्या होती है, सदिश रूप में उसकी स्थिति क्या होती है। एक बात, अगर किसी स्थान पर आवेशों की संख्या अगर अधिक है उस स्थिति में किसी एक बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, यानी अध्यारोपण का सिद्धांत। यहाँ तक का काम कर चुके थे। आज अपन आगे बढ़ते हैं। तो स्थिर विद्युत्की में आज अपन जो पढ़ने वाले हैं तो दो तीन चीज़ें पढ़ने वाले हैं। एक है जिसको बोलते हैं विद्युत क्षेत्र रेखाएं, इसको हम विद्युत बल रेखाएं भी कह सकते हैं। क्षेत्र के स्थान पर क्या हो सकता है, बल। तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं या विद्युत बल रेखाएं ये पढ़ना है। तो आपने जैसा 10th में पढ़ा होगा चुंबक के लिए तो चुंबकीय बल रेखाएं, ठीक उसी प्रकार विद्युत बल रेखाएं होती हैं। तो क्या होती है विद्युत बल रेखाएं, जैसे चुंबकीय बल रेखाएं आपने पढ़ी थी। तो चुंबक के दो सिरे होते हैं, एक उसका नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है। एक दूसरी चुंबक ले ली तो ये साउथ पोल और नॉर्थ पोल। तो ये बल रेखाएं यहाँ से निकलती हैं और यहाँ पर प्रवेश करती हैं नॉर्थ से साउथ में। ऐसा आपने जो पढ़ा था 10th में, उसी के सिमिलरिटी, उसी जैसा हम यहाँ पर अब अध्ययन करने वाले हैं। तो ये रेखाओं का काम क्या होता है, काम है क्या, तो ये रेखाएं क्या करती हैं, किसी भी स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती हैं। तो जैसे ये रेखाएं चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाती हैं, ठीक उसी प्रकार विद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं। अगर हम इसको परिभाषित करना चाहें तो क्या है, तो विद्युत बल रेखाएं वे काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो किसी भी स्थान पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती हैं। किसी पर्टिकुलर स्थान पर विद्युत क्षेत्र कितना है और उसकी दिशा किस ओर है, उस दिशा को दर्शाने के लिए हम जिन रेखाओं की कल्पना करते हैं, ऐसी काल्पनिक रेखाओं को हम क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं अथवा विद्युत बल रेखाएं। ठीक है। अब ये रेखाएं कैसी होती हैं, एक वक्राकार आकृति में होती है, वक्र के रूप में होती हैं। तो इसलिए हम दूसरी तरीके से हम क्या कह सकते हैं कि एक ऐसी काल्पनिक निष्कोण वक्र रेखाएं होती हैं जो किसी भी स्थान पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती हैं। तो ऐसी काल्पनिक रेखाओं को हम विद्युत बल रेखाएं या विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। विद्युत क्षेत्र रेखाएं या विद्युत बल रेखाएं, ठीक है। ये तो इसकी डेफिनेशन होगी। अब इसके गुण क्या होते हैं, प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। दो तीन बेसिक गुण हैं। हमने पढ़ा है आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक प्लस होता है और एक माइनस होता है। तो ये रेखाएं सदैव धन आवेश से तो निकलती हैं। कहाँ से स्टार्ट होंगी, प्लस आवेश से, और कहाँ पर खत्म होंगी, माइनस आवेश पे। तो ये रेखाएं सदैव धनात्मक आवेश से निकलती हैं और ऋणात्मक आवेश में प्रवेश करती हैं, पॉजिटिव से और नेगेटिव की ओर। तो एक पहली प्रॉपर्टी है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या होगी, ये रेखाएं जो हैं जैसे हमने बनाया, तो ये रेखाएं जैसे एक डोरी ले ली हमने उदाहरण के तौर पर, जैसे अपन ये इसकी लीड ले लेते हैं माइक की। तो ये जो हमने डोरी ली है, इस डोरी को हमने यहाँ पे छोड़ दिया तो ये ढील लिया और ऐसा कर दिया तो टाइट हो गई। तो जैसे ये डोरी है तनी हुई अवस्था में, तो ये रेखाएं भी एक तनी हुई डोरी की भांति व्यवहार करती हैं। कैसे व्यवहार करती हैं, जैसे कि डोरी को तान दिया है। तो दूसरी प्रॉपर्टी क्या होगी, दूसरा गुण क्या हो गया कि रेखाएं सदैव तनी हुई डोरी जैसा व्यवहार करती हैं। तो ऐसा क्यों करती हैं, तो देखिए एक सिरा उसका धनात्मक है और एक सिरा इसका क्या है, ऋणात्मक है। दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। तो आकर्षित करेंगे तो आकर्षण के कारण इसमें क्या उत्पन्न हो जाता है, ये तनाव उत्पन्न हो जाता है। तो तनी हुई डोरी की जैसा व्यवहार करती हैं। तीसरी बात है कि किसी भी स्पर्श, इसकी जो बल रेखा है उसमें कोई भी बिंदु ले लें हम, किसी भी स्थान पर कोई भी बिंदु के बारे में विचार करते हैं, उस बिंदु पर अगर हम एक स्पर्श रेखा खींचें, किसी भी स्थान पर अगर हम कोई स्पर्श रेखा खींचते हैं, तो इन रेखाओं के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस स्थान पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। तो इस स्थान पर विद्युत क्षेत्र ऊपर की ओर है, यहाँ पर पैरेलल हो गया, यहाँ नीचे की ओर हो गया। तो जिस पॉइंट पर हम स्पर्श रेखा बनाएंगे उस पॉइंट पर वो क्या होगी, उस स्थान पर विद्युत क्षेत्र किस दिशा में है उस दिशा को प्रदर्शित करती है। और चौथी बात क्या हो जाती है, चौथी बात है, ये आप 10th में चुंबकीय बल रेखाओं के बारे में पढ़कर आए थे, वही की वही यहाँ पर है कि दो रेखाएं एक दूसरे को कभी भी
काटती नहीं है। नेवर इंटरसेक्ट, एक रेखा निकल के गई और दूसरी रेखा ये इसको काटती ही चली जाए, ये इसको, ये रेखा इसको काटती ही चली जाए, तो ऐसा संभव नहीं है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो दो रेखाएं एक दूसरे को कभी भी नहीं काटती हैं। तो क्यों नहीं काटती हैं? काटती नहीं है वो तो बात स्पष्ट हो गई, लेकिन क्या वजह है क्यों नहीं काटती? तो इसका वजह क्या है, इसका कारण क्या है? तो कारण ये है कि जिस स्थान पर ये काटेंगी, जिस बिंदु पर ये काटती हैं, उस स्थान पर एक ये रेखा होगी, एक ये रेखा होगी। तो ये रेखा किसको दर्शाती है? तो परिभाषा में हमने क्या पढ़ा कि ये उस स्थान पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को दर्शाती है। तो जहाँ पर भी काट रही हैं उस स्थान पर विद्युत क्षेत्र की कितनी दिशाएं हो गई? 2, जो कि संभव नहीं है, पॉसिबल नहीं है कि विद्युत क्षेत्र कोई है तो उसकी एक ही दिशा होगी। तो यहाँ पर जब भी काटेंगे तो वहाँ पर 2 दिशाएं हो जाएंगी, जो किसी भी विद्युत क्षेत्र के लिए संभव नहीं है। तो ऐसी विद्युत बल रेखाएं और इनके गुणधर्म थे। अब आगे का जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं ये केवल इंट्रोडक्शनरी था, फिर जानकारी के लिए 1 नंबर के इसमें से क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, अब हम आगे की जो बात पढ़ने वाले हैं वो बिल्कुल नहीं है, वो उससे पहले आपने नहीं पढ़ी है। विद्युत द्विध्रुव क्या है टॉपिक अपन पढ़ने वाले हैं? तो विद्युत द्विध्रुव। इसमें हम जो नया शब्द है हमारे लिए द्विध्रुव, विद्युत हम पढ़ ही रहे हैं। द्विध्रुव, ध्रुव का मतलब विपरीत सिरे, एक एंड दूसरा एंड। जैसा भी चुंबक के बारे में कहा था, एक उत्तरी ध्रुव है, एक दक्षिणी ध्रुव है, तो इसके विपरीत सिरे हो गए, तो जो सिरे हैं उनको हम बोलते हैं उसके ध्रुव। अगर 2 सिरे हैं तो वो कहलाएगा द्विध्रुव। तो क्या होता है विद्युत द्विध्रुव? तो विद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय है, एक सिस्टम है जो किससे मिलकर बनता है? 2 आवेशों से। किससे मिलकर बनेगा? 2 आवेश। द्वि है तो द्वि का मतलब 2, डाई, तो 2 आवेशों से मिलकर बनता है। कैसे आवेश होने चाहिए? शर्त उसकी क्या है? तो शर्त ये है कि परिमाण में तो समान, यानी उनका जो परिमाण है, जो मात्रा है वो एक बराबर रहे। तो जितना पॉजिटिव है उतना ही कैसा रहना चाहिए? नेगेटिव। परिमाण में समान परंतु प्रकृति में विपरीत होने चाहिए, एक पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव। तो ऐसा निकाय जो 2 आवेशों से मिलकर बने, जिसका एक आवेश तो प्लस का और दूसरा आवेश माइनस का। तो जितना प्लस का आवेश है उतना ही कैसा होना चाहिए? माइनस का। तो जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही उसका कैसा होना चाहिए? नेगेटिव चार्ज। परिमाण में तो बराबर और प्रकृति में विपरीत। एक बात, लेकिन एक शर्त और है। वो शर्त क्या है कि इनके बीच की जो दूरी है वो अत्यंत अल्प होनी चाहिए, बहुत माइनर डिस्टेंस होनी चाहिए। तो डिस्टेंस है वो कैसे होनी चाहिए? अत्यंत अल्प, बहुत कम, न्यूनतम होनी चाहिए। तो ऐसे निकाय को हम कहते हैं विद्युत द्विध्रुव। परिभाषा हम दोबारा एक बार स्टडी करें तो क्या है कि विद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय है जो परिमाण में समान तथा प्रकृति में विपरीत 2 आवेशों से मिलकर बनता है, जो परस्पर अत्यंत अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। उस निकाय को हम क्या कहते हैं? विद्युत द्विध्रुव। तो अत्यंत अल्प यानी कितनी अल्प दूरी होनी चाहिए? तो उदाहरण से हम समझ सकते हैं। उदाहरण है एक NaCl। क्या उदाहरण है? NaCl। आप सभी जानते हैं NaCl होता क्या है? सीधी सी बात है, नमक होता है। अब ध्यान कीजिए, नमक के बारे में विचार करें तो नमक का हम छोटे से छोटा कण ले लें, बारीक से बारीक, छोटे से छोटा भी ले लें, तो उसका मतलब है बहुत छोटा सा एक पार्टिकल है, उसके अंदर क्या होगा? एक तो Na होगा और एक क्या होगा? Cl होगा। Na की वैलेंसी प्लस और Cl की वैलेंसी माइनस। तो जितना सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज है उतना ही क्लोरीन पर नेगेटिव चार्ज है। तो बराबर आवेश और प्रकृति विपरीत, और दोनों मिलाकर जो बनता है, 2 प्रकार के अणुओं को मिलाकर जो निकाय बनता है, उस निकाय को हमने नाम दिया है नमक। तो ये छोटा सा है, कम से कम है, छोटे से छोटा, सबसे बारीक जो आप कण कर सकते हो उसमें भी Na और Cl दोनों होंगे। तो ऐसे निकाय को हम कहते हैं विद्युत द्विध्रुव। NaCl हो गया, आप HCl भी मान सकते हो, KCl भी मान सकते हो। तो ये सारे के सारे क्या हैं? उदाहरण है किसके? विद्युत द्विध्रुव के। तो अत्यंत अल्प दूरी पर होने चाहिए। कौन होने चाहिए? 2 आवेश। कैसे होने चाहिए? मात्रा में, परिमाण में एक बराबर, और प्रकृति में कैसे होने चाहिए? विपरीत। साइज उनका बहुत छोटा, बहुत
छोटा साइज रहना चाहिए, लेकिन आवेश दोनों पर बराबर हों और प्रकृति में विपरीत प्रकार के हों, एक धनात्मक और एक ऋणात्मक। तो ऐसे निकाय को हम कहते हैं विद्युत द्विध्रुव। अब विद्युत द्विध्रुव में एक जो चीज़ आती है वो कहलाती है, अब क्या कहलाती है उसको एक बार समझेंगे। तो कोई एक सिस्टम हमने बनाया जिसमें एक चार्ज प्लस का है और एक चार्ज माइनस का है, एक सिरा प्लस का है, एक सिरा माइनस का है, तो दोनों एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। प्लस और माइनस में क्या लगेगा? आकर्षण। लेकिन आकर्षण के कारण एक दूसरे के पास आने चाहिए, लेकिन ये एक सिस्टम में है, एक निकाय में है, तो जैसे ये इसके दोनों सिरे हैं, दोनों जगह हमने फिक्स कर दिया, एक प्लस एक माइनस, तो आकर्षण के कारण अंदर आने चाहिए, लेकिन इस दृढ़ आधार पर जुड़े हुए हैं, तो ये इनके बीच लगने वाला बल इनके जो दृढ़ आधार है उसके निकाय के बल से कम है, इसलिए एक दूसरे के पास खिंच नहीं पा रहे हैं, पास नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या कर देंगे, ये घूमना प्रारंभ कर देंगे, तो इसमें एक रोटेशन प्रारंभ हो जाएगा। तो घूमने की प्रवृत्ति यानी घूर्णन की प्रकृति उत्पन्न होगी। घूमना प्रारंभ हो गया तो घूर्णन की प्रकृति है, और घूमने की प्रकृति को क्या बोलते हैं हम? तो घूमने की प्रकृति को कहते हैं हम आघूर्ण। क्या कहलाता है? आघूर्ण। तो आप 11वीं क्लास में पढ़कर आए थे बल आघूर्ण, तो बल के कारण घूमने की प्रवृत्ति है तो बल आघूर्ण है। ऐसे जड़त्व आघूर्ण है तो जड़त्व के कारण घूर्णन की प्रवृत्ति आई तो जड़त्व आघूर्ण। यहाँ पर द्विध्रुव के कारण है तो इसलिए इसको बोलते हैं द्विध्रुव आघूर्ण। तो जैसे बल आघूर्ण में आपने पढ़ा था, किससे दर्शाते हैं? टो से। तो क्या चाह? बल गुणा उनके बीच की लंबवत दूरी, जो दूरी r l जो भी है, तो बल गुणा क्रिया रेखा के बीच की लंबवत दूरी है, उसको बल आघूर्ण कहते हैं। ऐसे जड़त्व आघूर्ण में हमने पढ़ा था, तो रेखीय संवेग का आघूर्ण क्या कहलाता है? कोणीय संवेग। तो ये जड़त्व आघूर्ण नहीं, कोणीय संवेग। तो रेखीय संवेग के आघूर्ण को कोणीय संवेग कहते हैं। ऐसे जड़त्व आघूर्ण क्या था? तो जड़त्व आघूर्ण था जड़त्व गुणा दूरी, तो ये हमने दर्शाया था I से, तो I बराबर क्या हो गया था? mr²। तो हमेशा इन तीनों में हम सिमिलरिटी देखते हैं। तो सिमिलरिटी क्या है कि r का गुणा करना है, किसके साथ करना है? जिसका आघूर्ण है। तो आघूर्ण किसका है? आघूर्ण है द्विध्रुव का। तो यहाँ पर द्विध्रुव के आघूर्ण के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? ध्यान कीजिए। तो हमने माना कि एक निकाय मतलब एक विद्युत द्विध्रुव है, -q और +q आवेशों से मिलकर बना है, इनके बीच की कोई ना कोई दूरी है। अब यहाँ पर दूरी मानने के लिए हम एक यहाँ पर प्रयोग करते हैं, एक चीज़ लेते हैं, वो क्या है कि दूरी कुछ भी हो सकती है। हम r, x, y, z, a, b, c, d कुछ भी मान सकते हैं, l कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो दूरी ली गई है वो हमने 2 गुनी ली है, 2l। क्यों ली है? उसकी कारण क्या है कि किसी भी निकाय का जो मध्यवर्ती बिंदु होगा द्विध्रुव का, अब हम इसके कारण जो भी गणना करने वाले हैं मध्य बिंदु से दूरी नाप कर करने वाले हैं। अगर हम इसको टोटल को l ले लें तो हमको ये बीच की दूरी है वो l/2 लेनी पड़ेगी, इसलिए हमने पहले से क्या ले ली? 2l ले ली। तो एक निकाय 2 आवेशों से मिलकर बना है जिनके -q और +q परिमाण है और उनके बीच की दूरी 2l है। तो जो द्विध्रुव आघूर्ण होता है, ये इसको P से प्रदर्शित करते हैं, वो क्या है? होता है किसी एक आवेश का परिमाण गुणा दोनों आवेशों के बीच की दूरी। तो P बराबर आवेश कोई सा ले लीजिए, परिमाण कितना होगा? Q, और बीच की दूरी कितनी होगी? 2l। तो इकट्ठा करके क्या कर सकते हैं उसको? 2ql। इसमें ये ध्यान रखना कि 2 इसमें टोटल गुणा में नहीं है, 2l 2 क्या चीज़ है? वो दूरी है, तो 2l। तो P बराबर हो गया 2ql। मात्रक क्या होगा? Q यानी आवेश, आवेश का मात्रक तो कूलाम, 2l बीच की दूरी, दूरी का मात्रक मीटर। तो इनका जो गुणनफल है वो कहलाएगा कूलाम इंटू मीटर। ठीक है, विमा निकालें इसकी। तो विमा देख लीजिए, तो पहले Q है तो Q की विमा T1A1, बीच की दूरी है, दूरी यानी लंबाई तो L1, तो क्रम में लिखेंगे तो L1 T1A1, ये इसकी विमा हो जाएगी। लेकिन यह एक सदिश राशि होती है। द्विध्रुव आघूर्ण क्या है? एक सदिश राशि है, और इसकी जो दिशा होती है वो सदैव घूमने की प्रवृत्ति कैसी होगी? तो ये घूर्णन इसका प्रारंभ हुआ तो ये -+ की ओर आकर्षित होगा, तो घूमने के कारण जो दिशा होती है वो ऋण आवेश से
धन आवेश की ओर होती है, घूमने की जो दिशा है। तो पी वेक्टर की जो दिशा होगी तो ये दिशा होगी हमारी पी वेक्टर, किधर से किधर, माइनस से प्लस। तो इसलिए सदिश रूप में अगर हम इसको लिखें तो P वेक्टर बराबर 2Q, 2 संख्या है, अदिश राशि Q, आवेश है, अदिश राशि दिशा L की दिशा में है, तो 2QL वेक्टर, कूलाम इंटू मीटर। तो ये हो गया विद्युत द्विध्रुव। द्विध्रुव क्या है, ऐसा निकाय जो दो आवेशों से मिलकर बनता है। कैसे आवेश होने चाहिए, परिमाण में बराबर और प्रकृति में विपरीत, दोनों के बीच की दूरी अत्यंत अल्प होनी चाहिए। ये इस निकाय को द्विध्रुव बोलते हैं। अब प्लस और माइनस एक दूसरे को आकर्षित करेंगे तो इसमें घूमने की प्रवृत्ति आ जाएगी। द्विध्रुव के कारण इसलिए द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। होता क्या है, किसी एक आवेश का परिमाण और उनके बीच की दूरी का गुणनफल द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। P से प्रदर्शित करते हैं तो P बराबर आवेश गुणा बीच की दूरी, आवेश Q बीच की दूरी 2L, तो P बराबर हो गया 2QL। ठीक है, यह एक सदिश राशि होती है और इसकी दिशा कैसी होती है, सदैव ऋण आवेश से धनात्मक आवेश की ओर। क्लास में एक्सप्लेन करेंगे कैसे होता है। सदिश राशि है तो सदिश के कारण इसकी दिशा लंबाई का अनुदिश है, तो P वेक्टर इक्वल टू 2Q इंटू L वेक्टर, मात्रा कूलम इंटू मीटर, मात्रा कूलम मीटर, तो विमा कितनी हो जाएगी इसकी, T1A1 इंटू L1, तो L1 T1A1। ठीक, चलिए अब इसके आगे का काम करते हैं। विद्युत द्विध्रुव तो हमने पढ़ लिया, करेंगे क्या इससे। तो विद्युत द्विध्रुव के कारण अब अपन डेरिवेशन करने वाले हैं। तो एक डेरिवेशन है वो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो इंटेंसिटी यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमको निकालनी है। किसके कारण निकालनी है, द्विध्रुव के कारण। क्षेत्र की तीव्रता के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि E बराबर होती है किसी निकाय पर लगने वाला बल और आवेश का परीक्षण आवेश का परिमाण। एकांक आवेश पर लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। किसी एक आवेश के कारण तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाती है KQ/R²। Q आवेश और R है उस आवेश से उस बिंदु की दूरी जहाँ पर हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। ठीक है, ये निकाला है। लेकिन अगर हम किसी विद्युत द्विध्रुव को लेते हैं, द्विध्रुव का मतलब है वहाँ पर हमारे पास दो आवेश हो गए, एक ये आवेश है, दूसरा ये आवेश है। तो इस आवेश के कारण भी चारों ओर विद्युत क्षेत्र होगा और इस आवेश के कारण भी चारों ओर क्या होगा, विद्युत क्षेत्र होगा। अब चारों ओर विद्युत क्षेत्र में हम कहाँ कहाँ ज्ञात कर सकते हैं, तो हम संभावित मान देखते हैं। तो दो स्थितियाँ हैं जो सामान्य तौर पर हम ज्ञात कर सकते हैं। एक तो है इनको मिलाने वाली रेखा, तो मिलाने वाली रेखा को कहते हैं अक्ष। एक है मध्य बिंदु से जाने वाली और अक्ष के लंबवत, उस रेखा को बोलते हैं निरक्ष। तो ये जो बिंदु है या तो हम कल्पना करेंगे अक्ष पर या इसको करेंगे निरक्ष पर। तो दो संभावित स्थितियां हैं। तो पहली स्थिति है कहाँ पर निकालना है, द्विध्रुव की अक्ष पर। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहाँ पर, विद्युत द्विध्रुव की अक्ष पर। तो देखेंगे एक बार, डेरिवेशन सरल सा है, डायग्राम के आधार पर होगा। तो हमने एक विद्युत द्विध्रुव के बारे में विचार करते हैं। दो आवेशों से मिलकर बनाए, हमने मान लिया ये AB है, एक आवेश है माइनस का Q और एक आवेश है प्लस का Q। दो आवेश है, इसका मध्यवर्ती बिंदु हमने O मान लिया। बीच की दूरी 2L है, तो आधी L इधर हो गई और आधी L इधर हो गई। ये इसका द्विध्रुव आघूर्ण हो गया P वेक्टर। दिशा कैसी होती है, माइनस से प्लस की ओर। तो एक विद्युत द्विध्रुव AB की कल्पना करते हैं, माइनस Q और प्लस Q आवेशों से मिलकर बना है, बीच की दूरी O है, टोटल लंबाई 2L है, तो आधी L और आधी L। द्विध्रुव आघूर्ण P वेक्टर जिसकी दिशा माइनस आवेश से प्लस आवेश की ओर यानी A से B की ओर है। हमको इस द्विध्रुव की अक्ष पर, अक्ष का मतलब है इस रेखा पर एक कोई बिंदु P है जहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। हमने माना O बिंदु यानी जो मध्यवर्ती बिंदु है वहाँ से बिंदु P तक की दूरी हमने मान ली R है। तो मध्य बिंदु O से R दूरी पर बिंदु P स्थित है जहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की हमको गणना करनी है। अभी आपको बताया था 2L क्यों लेते हैं, क्योंकि दूरी हम हमेशा कहाँ से नापते हैं, मिड पॉइंट से।
मध्य बिंदु से, तो ओ से हमने दूरी नापेंगे, इसलिए हमने 2L लिया था। तो मध्य बिंदु ओ से r दूरी पर इसकी अक्ष पर स्थित एक बिंदु P है, उस बिंदु पर हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। अब यहाँ पर दो आवेश हैं, एक माइनस का Q आवेश है और एक प्लस का Q आवेश है। तो प्लस Q आवेश के कारण यहाँ कोई ना कोई तीव्रता होगी, माइनस Q के कारण भी कोई ना कोई तीव्रता होगी। दोनों कारण हमने निकाल लिया। तो पहले हमने प्लस Q के कारण मान लिया तीव्रता E1 है और माइनस Q के कारण तीव्रता E2 है। तो बल रेखाएं प्लस से निकलती हैं तो प्लस के कारण तीव्रता की दिशा बाहर की ओर और माइनस में प्रवेश करती हैं तो माइनस के कारण तीव्रता की दिशा अंदर की ओर। तो ध्यान दीजिए प्लस Q के कारण यहाँ पर जो तीव्रता होगी वो इस रेखा के अनुदिश बाहर की ओर होगी। तो ये हो गया E1 वेक्टर। E1 माना है तो प्लस से बाहर निकलेगी तो बाहर की दिशा में होगी। माइनस आवेशों में बल रेखाएं प्रवेश करेंगी तो यहाँ पर जो बल रेखा की दिशा है, तीव्रता की दिशा है, वो हमने मान ली E2 है ऋणावेश के कारण और इसकी दिशा अंदर की ओर। बात क्लियर? तो प्लस Q आवेश के कारण E1 वेक्टर और माइनस Q आवेश के कारण E2 वेक्टर। प्लस के कारण P बिंदु पर बाहर की ओर और माइनस के कारण P बिंदु पर अंदर की ओर। ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं हो गई। एक बार हमने माना प्लस Q आवेश के कारण इसकी दूरी R1 है। दूरी अलग क्यों है? क्योंकि हमको B से यहाँ तक की नापनी है। हमने R1 मान ली तो कितनी हो जाएगी? ये जो टोटल दूरी है R, उसमें से कितनी कम हो जाएगी? L कम हो जाएगी। तो ये हो जाएगी R माइनस L। ऐसी माइनस Q के कारण जो दूरी हमने मान ली वो R2 है। तो R2 के कारण कितनी हो जाएगी? ये प्लस ये, तो कितनी हो जाएगी? R प्लस L। तो दोनों आवेशों के कारण तीव्रताएं E1 और E2 और दोनों आवेशों से दूरियां R माइनस L और R प्लस L है। अतः अब हम E1 के बारे में बात करते हैं। E1 तो बिंदु आवेश के कारण तीव्रता का सूत्र क्या था? K Q अपॉन R स्क्वायर। तो कांस्टेंट तो K, Q कितना है? ये Q परिमाण लेना अपने को, प्लस माइनस से कोई लेना देना नहीं। और अपॉन बीच की दूरी कितनी है? R1 स्क्वायर। वैल्यू पुट कर देंगे तो E1 बराबर K Q, ये होगी R माइनस L, इसका होल स्क्वायर, समीकरण 1। जैसा हम बता चुके वेक्टर दिशा है तो बाहर की ओर होगी। इसी प्रकार E2 का मान निकाल लो। E2 क्या है? माइनस Q आवेश के कारण तीव्रता। तो माइनस Q आवेश के कारण तीव्रता तो K आवेश Q, परिमाण लेना चाहे प्लस का चाहे माइनस का, बीच की दूरी R2, तो R2 का स्क्वायर मान लगा दो R2 का। तो K Q और R2 का मान है R प्लस L, उसका क्या हो गया? होल स्क्वायर, समीकरण 2। अब हमारे पास प्लस आवेश के कारण तीव्रता आ गई, माइनस आवेश के कारण तीव्रता आ गई। बिंदु P पर दोनों तीव्रताएं मिल रही हैं, परिणामी तीव्रता निकालनी है। तो परिणामी देखिए, एक E1 वेक्टर है और एक E2 वेक्टर है। दो सदिश राशियां आपस में इनको जोड़ा जाता है तो किस तरीके से जोड़ते हैं? सदिश से। तो सदिश के लिए हमको कोण चाहिए। कोण कितना होगा? ये परस्पर विपरीत दिशा में है, 180 डिग्री का कोण हो गया। 180 डिग्री का है तो परिणामी जो आएगा तो सूत्र क्या होता है? R बराबर अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB कॉस थीटा। एक की जगह यहाँ पर E1 होगा, B की जगह E2 होगा और थीटा कितना है? 180। और उसके आधार पर हम उसको हल करेंगे तो बिंदु P पर परिणामी तीव्रता, अतः P पर परिणामी तीव्रता, बिंदु P पर परिणामी तीव्रता हमको निकालनी है। तो तीव्रता क्या हो जाएगी? E बराबर अंडर रूट E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 और कॉस एंगल कितना है? 180। तो E बराबर कॉस 180 का मान, चूंकि कॉस 180 डिग्री का मान होता है -1, तो E का मान कितना हो जाएगा? अंडर रूट E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 और कॉस 180 का मान -1। अंदर गुणा किया तो E बराबर अंडर रूट E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर और माइनस का 2E1 E2 बचा। तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB, तो क्या हो जाता है? A माइनस B का होल स्क्वायर।
अब a माइनस बी, a बड़ा है तो a में से b घटाएंगे, b बड़ा है तो b में से घटाएंगे। तो e1 माइनस ई टू का होल स्क्वायर या e2 माइनस e1 का होल स्क्वायर। तो देखिए e1 e2 में से कौन बड़ा है, तो यहाँ पर k q दोनों बराबर है, ये r माइनस एल है, ये r प्लस एल है, ये इसके इन्वर्सली यानी व्युत्क्रमानुपाती है, तो जिसका मान जितना कम होगा उतना ही मान अधिक होगा। तो यहाँ r माइनस एल कम है, r प्लस एल ज़्यादा है, इसका मतलब है e1 ग्रेटर देन टू e2। तो ये आ जाएगा e बराबर अंडर रूट e1 माइनस e2 का होल स्क्वायर वर्गमूल के बाहर गया तो प्लस माइनस e1 माइनस e2। अभी जो बड़ा है उसमें से लेने वाले हैं अपन, तो e बराबर चूंकि e1 ग्रेटर देन टू e2 अतः e बराबर कितना हो जाएगा, e1 माइनस e2। तो दो तीव्रताएं, एक है E1 और एक है E2, एक में से दूसरी अपने को घटानी है, ज़्यादा वाले में से कम वाली घटानी है। बड़ी कौन है, तो बड़ी है E1, छोटी कौन सी है E2, तो E1 में से हम E2 घटा देंगे। E1 का मान हमारे पास समीकरण 1 में है, E2 का मान समीकरण 2 में है, दोनों मान लगा दें तो समीकरण 1 व 2 से मान रखने पर अब मान लगाइए। तो मान लगाएंगे तो ध्यान दीजिए, कैलकुलेशन अपन यहीं पर कर देते हैं। क्या आ जाएगा, तो E बराबर E1 का मान कितना है, तो K Q अपॉन R माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस इसका मान K Q अपॉन R प्लस एल का होल स्क्वायर। क्या चीज़ कॉमन है, तो एक तो K कॉमन है, एक Q कॉमन है, बचेगा कितना 1 अपॉन R माइनस एल इसका होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन R प्लस एल इसका होल स्क्वायर। E बराबर K Q एलसीएम दिया तो R माइनस एल का होल स्क्वायर इंटू R प्लस एल का होल स्क्वायर गुणा किया तो यहाँ पर क्या जाएगा, R प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस R माइनस एल का होल स्क्वायर। इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर से खोलेंगे, इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर से खोलेंगे, तो E बराबर K Q a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाया तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2RL, माइनस का लगाया तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर और माइनस का 2RL हो जाएगा। अपॉन में क्या है, r माइनस एल का होल स्क्वायर इंटू आर प्लस एल का होल स्क्वायर। तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ रखा है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी है, तो कितना होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब विचार करो, a माइनस बी का स्क्वायर है और a प्लस बी का स्क्वायर है, इसको हम क्या ले सकते हैं, टोटल को a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर ले सकते हैं। होल स्क्वायर तो ये तो हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और इसका टोटल का क्या है होल स्क्वायर। तो ऐसी कंडीशन यहाँ पर आ जाएगी, तो r माइनस एल का होल स्क्वायर इंटू आर प्लस एल का होल स्क्वायर, तो r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर इन टोटल का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। ठीक, इस फॉर्मूले का, इस कंसेप्ट का अपन ने यहाँ पर यूज किया। अब रिजल्ट आया हमारे पास E बराबर के क्यू, ब्रैकेट खोला तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL ये रहेगा। दूसरे वाले के माइनस होने का चिन्ह बदल जाएंगे, तो माइनस का आर स्क्वायर माइनस का एल स्क्वायर और प्लस का 2RL बटे में आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। आर स्क्वायर प्लस का आर स्क्वायर माइनस का कट गया, एल स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर माइनस का कट गया, तो ई बराबर हमारे पास बचा के क्यू, ऊपर बचा 4RL, नीचे बचा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर इसका होल स्क्वायर। 2RL जुड़ गए तो 4RL हो गया। अब ध्यान कीजिए, विद्युत द्विध्रुव की जो हमने परिभाषा पढ़ी थी उसके अनुसार क्या था, एक ऐसा निकाय होता है जो आवेश में, जो दो आवेशों से मिलकर बनता है, परिमाण में समान प्रकृति में विपरीत होते हैं, लेकिन इनके बीच की जो दूरी होती है वो अत्यंत अल्प है। इसका मतलब है 2L एक बहुत छोटी राशि है, किसकी तुलना में, R की तुलना में। तो चूंकि 2L छोटी है किससे, R से, इसलिए L का मान और छोटा होगा। ठीक है,
इसलिए एल स्क्वायर का मान और ज़्यादा छोटा हो जाएगा। जैसे ये 1 है, ये 5 है, तो 1 का स्क्वायर करोगे 1 आएगा, 5 का स्क्वायर करोगे तो 25 आ जाएगा। यहाँ अंतर केवल 4 का है, यहाँ पर अंतर आ गया 1 और 25 यानी 24 का अंतर आ गया। तो स्क्वायर करने पर और आ जाएगा। अतः हम क्या काम कर सकते हैं, जोड़ बाकी में जो छोटी संख्या होती हैं उनको बड़ी की तुलना में नगण्य मान लेते हैं। तो एल स्क्वायर को आर स्क्वायर के सापेक्ष तुलना कर रहे हैं, नगण्य लेने पर, नगण्य लेंगे तो क्या बचेगा, ई बराबर के क्यू, ऊपर तो है 4RL, नीचे कितना है आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, तो आर स्क्वायर एल स्क्वायर नगण्य मान लिया तो इसका होल स्क्वायर आ गया। ठीक है, दैट इज इक्वल टू के क्यू, 4RL नीचे हो गया आर की घात 4, ऊपर 1 आर है, नीचे आर की घात 4 है, तो एक घात कट जाएगी, तो ई बराबर आ जाएगा हमारे पास के क्यू 4L अपॉन में आर की घात 3, अंदर गुणा कर दिया तो आ गया के 4QL बटे आर की घात 3। ठीक, अब इसको हम क्या ले सकते हैं, ध्यान देंगे तो ये बचेगा हमारे पास, यूनिट वेक्टर था। ठीक, तो E बराबर के और 4QL है, इसको हम 2 इंटू 2QL लिख दें बटे आर की घात की। ऐसा क्यों लिखा, तो चूंकि 2QL का मान द्विध्रुव आघूर्ण P, जो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P उसके बराबर होता है, तो E बराबर आ जाएगा हमारे पास के 2P अपॉन में RQ। तो ये हो गई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तीव्रता है तो मात्रा न्यूटन प्रति कूलम। द्विध्रुव के कारण उसकी अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमारे पास कितनी आ गई, तो E बराबर के 2P अपॉन RQ, द्विध्रुव है तो द्विध्रुव आघूर्ण P के पदों में हमने निकाली 2P अपॉन RQ। अभी ध्यान कीजिए, हमने परिणामी तीव्रता निकाली थी, तो E1 में से E2 घटाया, तो E1 ज़्यादा है E2 कम है, तो परिणामी की जो दिशा होगी वो E इस दिशा में होगी, E वेक्टर। क्यों, E1 में से E2 घटाया है, एक बात। अब चित्र में हम देखते हैं E वेक्टर इस दिशा में है और द्विध्रुव आघूर्ण P वेक्टर भी इसी दिशा में है, तो दोनों समान दिशा में हो गए, तो अतः सदिश रूप में सदिश रूप में E वेक्टर का मान आ जाएगा के 2P वेक्टर बटे में RQ। तीव्रता है तो मात्रक न्यूटन प्रति कूलम। तो इस तरीके से हम विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना कर सकते हैं। कहाँ पर, उसके रेखा पर, रेखा पर मतलब उसकी अक्ष पर। तो रिजल्ट आया हमारा E वेक्टर, E का मान परिमाण देखते हैं तो के 2P अपॉन RQ, और तीव्रता की अगर सदिश राशि में देखते हैं तो E वेक्टर और P वेक्टर समान दिशा में होने के कारण E वेक्टर बराबर के 2P वेक्टर अपॉन में RQ। अर्थात द्विध्रुव के कारण अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है उसकी दिशा किस दिशा में होती है, P वेक्टर की दिशा में। किधर होती है, P वेक्टर की दिशा में। ये कंसल्ट कर लीजिए, P वेक्टर की दिशा मतलब है अगर हमने बिंदु यहाँ लिया है तो P वेक्टर इस दिशा में है, हमारे पास P वेक्टर इस दिशा में है तो विद्युत क्षेत्र भी इसी दिशा में हो गए। लेकिन अगर बिंदु हम यहाँ पर लेंगे तो P वेक्टर तो परमानेंट इधर है, अब जो E आएगा वो इस दिशा में ना होगा, किधर होगा, इस दिशा में होगा। तो इसी दिशा में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता रहेगी अक्ष पर, यानी प्लस वाले बिंदु से ले रहे हैं तो बाहर की ओर, और माइनस वाले बिंदु की ओर ले रहे हैं तो अंदर की ओर। किधर की ओर, अंदर मतलब द्विध्रुव के निकाय की तरफ, निकाय की दिशा में, तो केंद्र की ओर हो जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगले वीडियो में अपन करने वाले हैं। थैंक यू।